नमस्कार। मेरी कविता ए टू जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक साक्षात्कार श्रृंखला के इस कड़ी में हम रूबरू हैं कल्याण कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर शर्मा जी के साथ। डॉक्टर सुधीर शर्मा छत्तीसगढ़ के एक जाने माने साहित्यकार, आलोचक, संपादक और साथ ही लेखक भी हैं। उन्होंने कई सारी आलोचनात्मक पुस्तकों की रचना की है। इनके संपादन में भी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। शोध प्रकल्प एक त्रैमासिक रिसर्च जर्नल का भी प्रकाशन करते हैं। इसके साथ डॉक्टर सुधीर शर्मा के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने अब तक 16 बार विश्व हिंदी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के सिलसिले में विदेश यात्राओं को अंजाम दे चुके हैं, विदेश यात्राएं कर चुके हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपसे रूबरू मिलवाता हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जायसवाल जी और सभी इस चैनल के देखने वाले हमारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने विषय में जानकारी है कि आपने हिंदी के सिलसिले में विश्व हिंदी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में 16 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। मैं आज आपसे चर्चा करने इसकी शुरुआत कर रहा हूं। चूंकि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं तो बात मैं छत्तीसगढ़ी से शुरू करता हूं। डॉक्टर साहब, कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी साहित्य की स्थिति कितना संतोषजनक आप पाते हैं? जायसवाल जी, पिछले 10 वर्षों में ये बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रचार प्रसार बढ़ा है। और इसका कारण एक तो ये है कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और उसके बाद से ही हमें बोध हुआ कि हमें अपने साहित्य में काम करना चाहिए, अपनी भाषा में लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इस दिशा में कुछ नया करना चाहिए। नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ी, जैसे कि अन्य प्रदेशों में अपनी भाषा को लेकर के अस्मिता है, लोग उसकी भाषा को बहुत ही गर्व के साथ बोलना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जो है उसकी लेकर क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति तो चेतना जागृत धीरे धीरे हुई है, लेकिन भाषा के प्रति वो चेतना जागृत नहीं हो पाई थी। उसका मूल कारण ये था कि हम मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश एक खिचड़ी भाषा वाला प्रांत था, जहाँ बुंदेली है, बघेली, हल्बी, गोंडी, भतरी, छत्तीसगढ़ी जैसी अनेक बोलियां विद्यमान थी और उस राज्य की अपनी कोई भाषा नहीं थी। उस राज्य की भाषा थी हिंदी। तो हम हिंदी के बरगद तले इस तरह दब चुके थे कि हमें लगता था कि हम हिंदी में लिखते हैं तभी लेखक हैं, हम हिंदी में लिखते हैं तभी हमारी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और हमने छत्तीसगढ़ी को एक दोयम दर्जे के रूप में रख दिया हमारे सरकार ने भी, और हम लोग भी उसके झांसे में आ गए थे। तो इसके लिए मूल रूप से दोषी आप किसको मानते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति जो उदासीनता है उसके पीछे कारण कौन सा? उदासीनता का कारण जो है हमारा खुद का है कि हम खुद भी इस तरह से लोगों के द्वारा छले गए। जो भी बाहर से व्यक्ति आता था, जो भी व्यक्ति या समूह आता है, वो हमें आते ही कहता है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और उसमें हम खुश हो जाते हैं और खुश होकर हम उसकी भाषा को अपना लेते हैं, उसे आदर देते हैं और उसे इतना सम्मान देते हैं कि हम अपना वजूद भूल जाते हैं। और जब हम नौकर हो जाते हैं और वही हमारे खेतों का, वही हमारे संस्कृति का, वही हमारे साहित्य का, वही हमारे नगर का मालिक हो जाता है। तो भारतीय संविधान में छत्तीसगढ़ी
भाषा और बोली की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान में छत्तीसगढ़ी अभी 8वीं अनुसूची में नहीं आई जी। हैं। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम हताश निराश इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी समकक्ष और हमसे बड़ी भाषाएं पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। तो दुनिया की एक बड़ी बोली के रूप में, भाषा के रूप में जानी जाती है भोजपुरी। जी। वो भोजपुरी आज तक नहीं आई है, जबकि उसमें इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, इतने बड़े प्रधानमंत्री पैदा हुए, जी। लेकिन वो भोजपुरी भी आज तक नहीं आई। बड़ी मुश्किल से नहीं, आपने जैसा कहा कि कारणों से मैथिली आई। तो हम भोजपुरी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, इन सब के साथ सामूहिक संघर्ष कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि अंग्रेजों के समय से हमको ये बता दिया गया कि हम हिंदी की बोलियां हैं, जबकि उल्टा था कि हिंदी हमारे द्वारा उत्पन्न की गई एक संपर्क भाषा थी, एक साहित्यिक भाषा थी, जो बाद में राजभाषा बनी और राष्ट्रभाषा के चिन्हों पर चली, क्योंकि हमको आवश्यकता थी कि हम राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक ऐसी भाषा को अपनाएं जो आधे से अधिक भारत में जानी जाए। और गांधी जी ने निर्णय लिया था कि खड़ी बोली जो विकसित होकर हिंदी भाषा बनी थी, उसे ही हम राष्ट्रीय आंदोलन की आधिकारिक भाषा बनाए। नहीं, जैसा कि आपने कहा, जिन बोलियों की आपने नाम लिया, भोजपुरी, मैथिली, मगही, मगध, तो उन भाषाओं में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो भाषा भाषी हैं, उन्होंने अपने भाषा को नहीं छोड़ा। वहाँ के साहित्यकारों ने उस भाषा पे बहुत सारी साहित्य की रचना की। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने साहित्य हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के और छत्तीसगढ़ी बोली पर छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य का सृजन किया है और छत्तीसगढ़ी के लिए कोशिश की है, वो कितने लोग हैं, कौन कौन हो सकते हैं? बहुत सारे असंख्य लोगों ने छत्तीसगढ़ी पर काम किया, छत्तीसगढ़ी पर लिखना शुरू किया। उस समय जब हिंदी का बोलबाला था और हिंदी का विकास हो रहा था, उस समय जब कोई भी संत या कोई भी महात्मा छत्तीसगढ़ में अपनी धर्म के लिए या संस्कृति के, संप्रदाय के प्रचार के लिए आता था, तो उस समय भी उसकी मजबूरी थी कि वो छत्तीसगढ़ी को अपनाएं। इसका उदाहरण हमारे पास है कि जब कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए संत धनी धर्मदास आते हैं, तो वे छत्तीसगढ़ी सीखते हैं और अपने उपदेशों को छत्तीसगढ़ी में देते हैं। इसीलिए आज हम कहते हैं कि संत धनी धर्मदास हमारे पहले कवि थे, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ी में पदों का प्रयोग किया। गुरु घासीदास जी ने पूरा अपना संदेश, जो एक वैश्विक संदेश था, मानवता का संदेश था, पूरा छत्तीसगढ़ी में अपने पंथी गीतों के माध्यम से, अपने सतनाम पंथ के उपदेशों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी में दिया। उनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी थी, उनको छत्तीसगढ़ी ही आती थी। तो ऐसे प्रारंभ हुए और 18वीं-19वीं शताब्दी में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। और 1900 में जब एक और महादाराव सप्रे हिंदी के लिए इसी भूमि पर, इसी छत्तीसगढ़ में पेंडा रोड की भूमि पर छत्तीसगढ़ मित्र निकालते हैं और हिंदी को आधार देते हैं, तो उसके समकक्ष उसी समय हमारे साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी दान लीला को लेकर प्रकट होते हैं और वे भी कुछ छत्तीसगढ़ी में हस्तलिखित पत्रिकाएं निकालते हैं। उसके पहले आप देखें कि जब हीरालाल काव्योपाध्याय 1856 के आसपास और 1885 तक अपना काम करते हैं हिंदी व्याकरण की पुस्तक को लेकर, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन के प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो एक संदेश जाता है कि हिंदी का मौलिक व्याकरण जब भी लिखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी का मौलिक व्याकरण हिंदी से पहले लिखा गया। अच्छा, आपने अभी बात के सिलसिले में माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे जी का नाम लिया, तो पंडित माधवराव सप्रे 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से एक पत्रिका निकाला करते थे। छत्तीसगढ़ मित्र की जो पत्रिका है आज किस स्थिति में है और आज उनका संचालन, संपादन या प्रकाशन किन के हाथ में है? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका जो है 2008 के बाद इस प्रोजेक्ट को हमने लिया और इस छत्तीसगढ़ मित्र टाइटल को ही सप्रे परिवार से हमने हासिल किया। और अशोक सप्रे जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ मित्र निकालने की अनुमति दी और जाकर RNI से पंजीयन हुआ। उस समय आप मेरे साथ गए हुए, सौभाग्य की बात है कि आप खुद भी थे। और एक ऐसी पत्रिका है जो RNI पंजीयन होकर ISSN नंबर के साथ और तमाम तकनीकी सुविधाओं के साथ ये पत्रिका निकली और आज 12-13 वर्षों से ये पत्रिका लगातार निकल रही है। और एक मासिक पत्रिका निकालना, विनोद कुमार शुक्ल, विजय बहादुर सिंह और अनेक विशेषांकों को निकालना,
विदेशों तक की इसकी यात्रा करना। जी, जी। ये पत्रिका हमने निकाली है और ये छत्तीसगढ़ का गौरव है। अच्छा, हमने छत्तीसगढ़ी मित्र में आप शोध पर भी काम करते हैं, रिसर्च पर भी पुस्तकें छत्तीसगढ़ आती हैं? मित्र पर हम आलोचनात्मक ढंग से काम करते हैं। ये विशुद्ध रूप से साहित्यिक पत्रिका है। जी। शोध के लिए हमारे पास शोध प्रकल्प पत्रिका जी। है, जो मैं जब छात्र था एमफिल का जी। तब से निकाल रहा जी। हूँ, और वो 25 साल उसके भी पूरे हो रहे जी, जी, हैं जी, जी, जी। शोध प्रकल्प पत्रिका के। और ये पत्रिका पूरे भारत में लोकप्रिय है जी। और जानी जाती है जी। अपने अनुसंधान के लिए। अनेक प्राध्यापक, अनेक कुलपति, जी। अनेक लोग इसके सदस्य हैं, और कुलपति बनने में, प्राध्यापक बनने में, सो छात्र को पीएचडी करने में, पदोन्नति में, अपना महाविद्यालय का गौरव बढ़ाने में इस पत्रिका ने बहुत बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में अदा की है। अभी आप जैसा कि आपने बताया कि 16 बार आप विदेश यात्रा कर चुके हैं, विशेषकर विश्व हिंदी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, तो उन सम्मेलनों में क्या आपने कभी छत्तीसगढ़ी पे चर्चा की है? छत्तीसगढ़ी जानने वाले उन पर देशों में वो कौन कौन सा देश है जहाँ पर छत्तीसगढ़ी जानने वाले और कोई एकाध लोग बोलने वाले हों? छत्तीसगढ़ी के लोग बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के विश्व हिंदी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधि बनकर जब न्यूयॉर्क गया जी। और न्यूयॉर्क में जब यूएन ऑफिस में जी। ये सम्मेलन हुआ जी। तो वहाँ मुझे जो मिले वो छत्तीसगढ़ के कौन- बहुत सारे कौन- लोग थे जो जी, साहित्यकार थे, जिसमें श्याम नारायण शुक्ल, देवेंद्र नारायण शुक्ल का परिवार था, जी। एक अनिल कुमार दुबे थे। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो छत्तीसगढ़ के थे और अमेरिका में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अमेरिका में तो नाचा नामक एक बड़ी संस्था है जी, जी। जो छत्तीसगढ़ी के जो लोगों को बढ़ा रही है और संस्कृति को बढ़ा रही है। वहाँ खान पान और चलन, कवि सम्मेलन, ये सब की व्यवस्था है। वैसे ही इंग्लैंड में भी हम जब गए तो वहाँ नैयर जी के सुपुत्र, वहाँ संदीप नैयर जी हमको अगुवाई करने आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़िया लोग अलग अलग देशों में रहते हैं। मॉरिशस में भोजपुरी है और छत्तीसगढ़ के लोग भी कुछ हैं, लेकिन मॉरिशस में हम सबको सुना गया। और छत्तीसगढ़ी और हिंदी की साझा यात्रा मैंने की है। बहुत सारी पुस्तकों का मैंने पहली बार दुनिया के पटल पर छत्तीसगढ़ी पुस्तकों को लेकर मैं गया, और वहाँ जो पुस्तकें आयोजित की जाती थी वहाँ न केवल हमारी पत्रिकाएं बल्कि छत्तीसगढ़ी के रचनाकारों को भी मैंने वहाँ मंच दिलाने का प्रयास किया। और करीब एक बार तो 30-40 लोगों को मैं छत्तीसगढ़ के लोगों अच्छा, मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन, जैसा कि आप विश्व हिंदी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, तो ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कोई सम्मेलन आयोजित किया गया आपने? हम एक बार विश्वविद्यालय में कर चुके हैं जी। लेकिन वो बहुत छोटे रूप में था। अब छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मेलन हम मराठी लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर, जैसा भोजपुरी साहित्य सम्मेलन होता है उसी तरह छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मेलन हम अभी 19 और 20 मार्च को बृहद पैमाने पर कर रहे हैं। कहाँ कर रही है? ये रायपुर में ही कर रहे हैं, होटल क्लार्क इन। क्या उसका बैनर क्या रखा आपने? और इसका बैनर रखा है हमने छत्तीसगढ़ी साहित्यवान का जलसा जी। और ये छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव 2 दिनों का है। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। 500 के लगभग साहित्यकार इसमें शामिल होने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ी साहित्य की वर्तमान स्थिति पर और कैसे भविष्य में हम इसे ले जाएं उस पर चर्चा करेंगे। और इसी सम्मेलन में तय होगा कि विश्व छत्तीसगढ़ी सम्मेलन कब और कैसे आयोजित किया जाए। और हमारी कल्पना है कि विश्व छत्तीसगढ़ी सचिवालय की स्थापना रायपुर में हो, नए रायपुर में। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पहल करेंगे कि एक पूरे दुनिया भर के, अभी हमने असम और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों का संपर्क कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दी चलते चलते कि आप जो छत्तीसगढ़ी भाषा की लेकर के जो और 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने के पीछे, तो यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को 2000 में राज गठन के बाद से 20 वर्ष गुजर चुके हैं, तो यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थापित नहीं होने देने में और 8वीं अनुसूची में नहीं आने देने में कहाँ तक जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस राज्य की अपनी मातृभाषा, जिस राज्य की अपनी राजभाषा अगर प्रबल होगी और तेज होगी तो उस राज्य में स्थानीय स्तर पर राजनीति के प्रति, बाजार के प्रति संचेतना जागेगी और आदमी जाग जाएगा। और जब जाग जाएगा तो वो अपने विधायक को चुनेगा, अपनी पार्टी को चुनने का प्रयास करेगा और क्षेत्रीय दलों का निर्माण हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां कितनी दोषी है? इसलिए राजनीतिक पार्टियां चाहती थी कि ऐसा कुछ ना हो,
कि क्षेत्रीय दल यहाँ आ जाएं अच्छा। छत्तीसगढ़ी को लेकर के, क्योंकि जब मनुष्य में छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान जागेगा तो जाहिर है कि वो बाहरी लोगों को काटने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने कई वर्षों तक षड्यंत्र करके छत्तीसगढ़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अब सबकी मजबूरी है, बाजार की मजबूरी है, राजनीति की मजबूरी है, शिक्षा की मजबूरी है कि अगर जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ी को काट कर चलेगा, जो छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करेगा, जो छत्तीसगढ़ी को पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करेगा, जो छत्तीसगढ़ी को संस्कृति को अपनाएगा नहीं, तो जाहिर है कि लोग उसे छत्तीसगढ़िया नहीं कहेंगे, उसे बाहरी कहेंगे। और कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में बाहरी का तमगा लगाकर ज्यादा दिन नहीं जी सकता। जी बहुत धन्यवाद आपका। ये अभी आप डॉक्टर सुधीर शर्मा को भाग 1 में सुन रहे थे, और आगे की चर्चा हम मेरी कविता एडू जंक्शन के चैनल पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार भाई।